वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा डे 4 का सेशन है। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल हमने डे 3 के अंदर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि आर्टिकल्स की इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं वगैरह वगैरह। तो आज हमारा सेशन डे 4 है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहली बात कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। जो हम इंग्लिश के अंदर ग्रामर के अंदर सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस के बेटर एक्सपीरियंस के लिए या सेंटेंसेस के अंदर अच्छा तजुर्बा हासिल करने के लिए या सेंटेंसेस को अच्छा बनाने के लिए हम मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद 8 हैं। ये मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्र के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस्तेमाल होकर फिक्र के अंदर इजाफी मानी देते हैं। तो सबसे पहले हम इन टाइप्स के नाम लिखेंगे कि 8 टाइप्स के नाम हैं क्या। तो सबसे पहला टाइप जो हमारे पास है वो है नाउन। नंबर 2 हमारे पास है प्रोनाउन। नंबर 3 हमारे पास है एडजेक्टिव। नंबर 4 हमारे पास है वर्ब। नंबर 5 हमारे पास है एडवर्ब। नंबर 6 हमारे पास है प्रीपोजिशन। नंबर 7 हमारे पास है कंजंक्शन। नंबर 8 हमारे पास है इंटरजेक्शन। सो हमारे पास ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स यानी इनमें से मुख्तलिफ अल्फाज फिक्र के अंदर इस्तेमाल होते हैं और फिक्र के अंदर मानिया बढ़ाते रहते हैं और फिक्र को मजीद खूबसूरत या अच्छा बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नाउन से। नाउन किसे कहते हैं? नाउन का असल मतलब है नेमिंग वर्ड। आसानी के साथ सबसे जिसका जो आसान डिफिनीशन बनता है वो इसका बनता है नाउन का नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम हमारे पास नाउन कहलाता है। या अक्सर हमारे पास बाज लोग इसकी डिफिनीशन ये भी करते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एनीथिंग एल्स इज कॉल्ड नाउन। तो वही मतलब इसका निकलता है कि आसान सा डिफिनीशन है जिसमें 2 अल्फाज सिर्फ शामिल हैं, नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम हमारे पास नाउन कहलाता है और नाउन को हम उर्दू में कहते हैं इसम, और इसम का मतलब हमारे पास नाम होता है। तो अब किसी भी चीज का नाम नाउन हो सकता है, किसी भी जगह का नाम नाउन हो सकता है, किसी शख्स का नाम भी नाउन हो सकता है, किसी दरिया का, किसी इंसान का, सब चीजों का अगर नाम हो वो सब हमारे पास नाउन कहलाता है। इसके अलावा सोच जो आप कहते हैं, इंटेलिजेंस, जहानत, ये भी हमारे पास नाउन है। ब्रेवरी ये भी हमारे पास नाउन है, बहादुरी। तो मतलब ये है, खुलासा कलाम हमारे पास ये है कि नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं, यानी किसी भी चीज के नाम को हम कहते हैं नाउन। एग्जाम्पल मैं आपको कुछ लिख के देता हूं, जिस तरह अली एक लड़के का नाम है तो ये हमारे पास नाउन है। इसी तरीके से हमारे पास चेयर किसी चीज का नाम है तो ये भी नाउन है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि पेशावर तो ये एक खास जगह का नाम है, या स्कूल, ये सब हमारे पास नाउन है। एटसेट्रा एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं। जो दूसरा हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है उसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास, इसको उर्दू में हम इसमें ज़मीर कहते हैं, और प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो फिक्र के अंदर नाउन की बजाय इस्तेमाल होता है। यानी नाउन को हटाकर हम प्रोनाउन को लगाते हैं। अभी हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम रिपीटिशन से, नाउन की रिपीटिशन से बच सकें, टू अवॉइड रिपीटिशन। इसकी आप डिफिनीशन इस तरह लिख सकते हैं कि यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। यानी रिपीटिशन का मतलब दोहराई, कि बार बार नाउन या बार बार नाम ना आए फिक्र के अंदर, तो इसलिए हम फिर प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो आम या मशहूर हमारे पास जो प्रोनाउन है उनमें से हमारे पास ही, इसका एग्जांपल है जो अक्सर मेल या हमारे पास मैस्कुलिन की जगह इस्तेमाल होता है। मिसाल अगर किसी लड़के का नाम है अली तो उसकी जगह पे आप ही को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से शी किसी औरत के लिए, किसी लड़की के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी प्रोनाउन हो गया। इस तरीके से बेजान चीज के लिए हम इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर जमा हो कोई चीज तो उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगल अपने बारे में बात की जा रही है तो आई का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ज्यादा अपने बारे में बात करते हैं तो हम वी का इस्तेमाल करेंगे, या अगर किसी और बंदे के बारे में बात करते हैं
तो उसको हम यू करके मुखातिब करेंगे। तो ये हमारे पास 7 मशहूर जो हमारे पास प्रोनाउन है वो ये है कि हमारे पास ऐसा वर्ड जो नाउन की बजाय इस्तेमाल होकर नाउन की रिपीटिशन से हमें बचाएं और फिक्र के अंदर वक्त और जगह दोनों बचाएं, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं प्रोनाउन। फिर हमारे पास तीसरा है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिफिनीशन हमारे पास सबसे आसान है कि ये हमारे पास क्वालिटी को शो करता है कि किसी चीज की क्वालिटी क्या है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिस्क्राइब्स यानी बयान करता है किस चीज को, दी क्वालिटी ऑफ अ नाउन आर अ प्रोनाउन, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करने के लिए, या आप इसके अंदर ये डिफिनीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये किसी चीज की अच्छी खूबी या खामी को, किसी चीज की खूबी या खामी को डिफाइन करता है। मिसाल के अंदर हमारे पास अगर हम कहें कि एक सुर्ख सेब है, तो इसके अंदर हम सेब के बारे में बात कर रहे हैं और सेब किस क्वालिटी का है, सुर्ख है, इसका कलर है, तो ये हमारे पास इसकी एडजेक्टिव होगी ऊंचा पहाड़, मोटा लड़का, अच्छा लड़का, बदसूरत लड़का, यानी खामी हो या अच्छाई हो, मतलब है कि सिफ्त होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, जिसको हम उर्दू में इसमें सिफ्त भी कहते हैं। सिफ्त से मुराद खूबी या खामी दोनों हो सकती हैं, तो इसलिए डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करने के लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास 4 नंबर पे आता है वर्ब। ये हमने डे 1 के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा था कि इसको हम वर्ब नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको हम वर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास रूल ये है कि अगर हमारे पास वावल के बाद डायरेक्ट कोई आर का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो वो वाला आर हमारे पास साइलेंट तस्वर होगा, तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे वर्ब। तो वर्ब की डिफिनीशन क्या है? वर्ब सिंपल मतलब इसका है कि काम है, वर्ब का मतलब फेल। फिर आप ये लिख सकते हैं कि वर्क डन इन अ सेंटेंस, आसान सा डिफिनीशन, वर्क डन इन अ सेंटेंस, किसी भी फिक्र के अंदर कोई भी काम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। कोई भी काम, दौड़ना, जागना, उठना, पढ़ना, ये सब हमारे पास वर्ब होते हैं। और वर्ब का मैं आपको एक आसान सा फॉर्मूला बताता हूं कि अगर आपसे कोई पेपर के अंदर इम्तिहान में पूछे कि एक फिक्र दिया गया हो आपको और आपसे पूछे कि इसके अंदर आपने वर्ब को तलाश करना है, तो इसका आसान सा रूल ये है कि आपने उन सब अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा करना है और जिस लफ्ज का तर्जुमा करते वक्त उस लफ्ज के आखिर में नून अलिफ आ जाए यानी ना आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा? वर्ब होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक फिक्र है कि ही इज गोइंग टू स्कूल और आपसे कोई पूछे कि इस फिक्र के अंदर जो हमारे पास वर्ब है वो कौन सा वर्ड है? ही है, इज है, गोइंग है, टू है, स्कूल है, क्या है? तो आपने उन सब की मानी करना है। ही का मतलब है वो, इस का मतलब है हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग का मतलब जाना। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब हमारे पास यही गोइंग हो, क्यों? क्योंकि इसकी मानी करते हुए इसके आखिर में हमारे पास नून अलिफ आया है, तो जाना ये हमारे पास वर्ब कहलाएगा। तो वर्ब की पहचान है, इसकी मानी करते वक्त इसके आखिर में नून अलिफ इस्तेमाल होगा। तो वर्ब का मतलब क्या है कि किसी फिक्र के अंदर कोई भी काम हो उसको हम वर्ब कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि सम एक्शन इन अ सेंटेंस, एक्शन का मतलब हमारे पास काम होता है, कोई भी काम हो फिक्र के अंदर उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब, अच्छा एडवर्ब का नाम से जाहिर है। कैसे? एड कैसे कहते हैं? जमा करना। एड का मतलब क्या है? जमा करना। और वर्ब तो आपको पता है वर्ब कहते हैं। तो अब इसका मानी किस तरह आसान हो गया कि ये फिक्र के अंदर वर्ब की मानी में इजाफा करता है, फिक्र के अंदर वर्ब की मानी में इजाफा करता है। किस तरीके से? यानी आप लिख सकते हैं कि इट adds in the meaning of verb। ये असल जो हमारे पास वर्ब होता है उसके मानी में इजाफे के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि he is going to school, तो फिक्र तो मुकम्मल है यानी वो स्कूल जाता है। लेकिन अगर इसी फिक्र के अंदर मिसाल के तौर पर मैं लिख भी देता हूं कि he is going to स्कूल, अब ये फिक्र मुकम्मल तो है यानी वो स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल का मतलब वो स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर इसके आखिर में मैं लिखूं कि डेली, वो स्कूल रोजाना जा रहा है, आजकल वो स्कूल रोजाना जा रहा है, तो इस डेली की वजह से फिक्र के अंदर मानी में इजाफा आया है, तो ये डेली हमारे पास क्या होगा? एडवर्ब होगा। या इसी तरीके से अगर एक लड़की है गाना गाती है कि शी सिंग्स अ सॉन्ग,
कि वो एक गाना गाती हैं। लेकिन अगर इस फिक्र में हम लिख लें कि शी सिंग्स अ सॉन्ग स्वीटली, तो अब स्वीटली का मतलब मेरी खूबसूरत गाना गाती हैं, तो खूबसूरत की वजह से मानी में इजाफा आया है, तो हमारे पास ये जो स्वीटली होगा वो हमारे पास एडवर्ब होगा। और एडवर्ब को फाइंड करने का आसान फार्मूला क्या होगा, उसका भी एक फार्मूला हमारे पास मौजूद है। एडवर्ब के वर्ड के अंदर हमारे पास अक्सर एल वाई का इजाफा होगा। किस तरीके से, यानी वर्ड तो पहले मुकम्मल होगा लेकिन उसके आखिर में हमारे पास एल वाई आएगा। जिस तरीके से स्वीटली, डेली, रेगुलरली, लेटली, फास्टली वगैरह वगैरह, तो उस वर्ड आखिर में एल वाई जब इस्तेमाल होगा तो ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहेंगे। या बाज़ औक़ात अक्सर हमारे पास वेरी इस्तेमाल होता है फिक्र के अंदर, तो वेरी हमारे पास एडवर्ब है। तो इसकी हमारे पास एक रूल ये कि फिक्र वर्ड जिस वर्ड के आखिर में एल वाई इस्तेमाल हो जाए वो भी एडवर्ब होगा, और हमारे पास वेरी भी एडवर्ब के तौर पर अक्सर आता है। फिर उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब आप इसके नाम से सीख सकते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन से मुराद यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है। यानी ये वर्ड जो होता है प्लेस्ड होता है, इस्तेमाल होता है प्लेस्ड बिफोर नाउन आर अ प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है फिक्र के अंदर, और किस लिए इस्तेमाल होता है, टू शो इट्स रिलेशन, अपने ताल्लुक को जाहिर करने के लिए। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारे पास जो पार्ट है वो ये है। अक्सर टेस्ट वगैरह के अंदर प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा आते हैं, और प्रीपोजिशन हमारे पास बहुत मुश्किल भी होते हैं इसको प्लेस करना फिक्र के अंदर। वो इंशाल्लाह हम आगे सेशन में करेंगे, लेकिन यहाँ तक हमारा चूंकि डिफिनेशन के साथ ताल्लुक है तो आप डिफिनेशन को समझें कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या है कि प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। ये भी आप देख सकते हैं आगे, टू शो इट्स रिलेशन, फिक्र के अंदर अपने ताल्लुक को जाहिर करने के लिए हम प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं। और प्रीपोजिशन के जो मशहूर अल्फाज हैं वो है मिसाल इन, ऑन, फ्रॉम, थ्रू, अक्रॉस, बिहाइंड, बाय वगैरह वगैरह। जिस तरीके से मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं कि आई एम सिटिंग इन द चेयर। अब चेयर हमारे पास नाउन है, इससे पहले हमारे पास इन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ये इन हमारे पास प्रीपोजिशन होगा। या ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड या अक्रॉस द रोड, तो ये अलोंग और अक्रॉस दोनों हमारे पास प्रीपोजिशन होंगे। या अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी घड़ी में क्या टाइम है, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो बाय हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से अल्फाजों को हम कहेंगे प्रीपोजिशन, और बाकी हम इसकी प्रैक्टिस आगे वाले सेशंस में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन को हम उर्दू में पहले आप इसके मानी समझ लें, फिर इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है हुरूफ रब्त। रब्त राब्ते से निकला, यानी रब्त का मतलब क्या होता है, राब्ता, ये राब्ते से निकला है। अब ये दो अल्फाजों को या दो फिक्रों को आपस में जोड़ता है, उनके दरमियान राब्ता बनाता है, उनके दरमियान ताल्लुक बनाता है। मिसाल के तौर पर सब पहले हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस। दो फिक्रों को या दो अल्फाज को ये आपस में जोड़ने का काम करता है। मिसाल के तौर पर कैसे, अच्छा इसका भी एक आसान फार्मूला है, आप इसको कैसे मिसाल के तौर पर स्पॉट करेंगे या इसको कैसे आप फिक्र के अंदर यानी इसको ढूंढेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है फैन बॉयज का। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब क्या है कि एफ से हमारे पास फार आता है, ए से हमारे पास एंड आता है, एन से हमारे पास नार आता है, बी से हमारे पास बट आता है, ओ से हमारे पास आर आता है, वाई से हमारे पास यट आता है, और एस से हमारे पास सो आता है। तो ये सारे जो हमारे पास मशहूर सात हैं इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेशन का काम करता है, तो इसको इसलिए हम कहते हैं कंजंक्शन। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी दो मिसाल दे देता हूं। अगर मैं कहूं कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, अब हमारे पास एक फिक्रा है ही इज पुअर यानी वो गरीब है, और आगे है बट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एक वर्ड है और इससे पहले एक फिक्रा है हमारे पास ही इज पुअर, तो ही इज पुअर और ऑनेस्ट को हमारे पास बट जो है वो आपस में जोड़ने का काम करता है, तो ये बट हमारे पास क्या होगा, कंजंक्शन होगा। एक और फिक्रा है कि अगर मैं किसी दो स्टूडेंट्स का ताल्लुक जाहिर करूं कि अगर मैं कहूं कि समर एंड हमारे पास आसिम आर कजन्स या आर ब्रदर्स, तो इस तरीके से समर एंड आसिम। अब समर और आसिम के दरमियान हमारे पास एंड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है,
तो ये हमारे पास कंजंक्शन है, क्योंकि ये हमारे पास दो फिक्रों को या दो लफ्जों को जोड़ने का काम करता है। इसी तरीके से हमारे पास जो आज का लास्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या चीज है? ये ताज्जुब के लिए इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेजाब ये भी कहते हैं, ताज्जुब भी कहते हैं, हैरानगी भी कहते हैं। इसको आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि हमारे पास क्या करता है कि यूज्ड इस्तेमाल होता है कब? टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स आर इमोशंस। फीलिंग्स आर इमोशंस। अब ये इंसान के जो अचानक आने वाले जज्बात होते हैं या अचानक आने वाले एहसासात होते हैं, ऐसे अल्फाजों को ये जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा मैच जीत ले तो वो खुशी के अंदर इंग्लिश में एक नारा लगाता है जिसको हम कहते हैं हुर्रा। और इसका सबसे आसान तरीके पहचानने के, जिस तरह हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर पढ़ा था कि एक्सक्लेमेटरी सिंबल इस्तेमाल होगा, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमारे पास इस्तेमाल होता था, वही निशान इंटरजेक्शन के वर्ड के आगे इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहूं कि हुर्रा, फिर ये वाला निशान लगाया जाएगा, वी हैव वन द मैच, यानी हमने मैच जीत लिया। अब ये हुर्रा जो है ये आपके जहन से अचानक निकला है, आपने इसके बारे में सोचा नहीं था, तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन होगा। या अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो अगर आप उसको आपको कोई खबर दे दे कि फलां बंदा फौत हुआ है, तो आप कहते हैं अलास शी हैज डाइड, या ओह आई एम अनडन। ये ओह हमारे पास जो हम अफसोस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अलास, ये हमारे पास इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। या सबसे जो आसान है, अगर आप कोई फोन कर लें तो आप बगैर सोचे समझे सबसे पहले लफ्ज कहते हैं कि हेलो। अब ये हेलो हमारे पास क्या है? ये भी इंटरजेक्शन वर्ड है। ब्रावो, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ये ब्रावो भी हमारे पास इंटरजेक्शन का वर्ड है। तो ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जिसकी तारीफें और उसके हमारे पास नाम आपका ने मुलाहिजा कर ली। इंशाल्लाह इसकी तफसील, इसके टाइप्स हम अगले सेशन में करेंगे। हर एक के अपने अपने टाइप्स होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे सेशन में करेंगे।